हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नाइन सन्स गॉड। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से ही होती है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये यूने उस सेवन गोड्स फ्लोवर को ले लिया था और बच के काफी ज्यादा दूर आ गया था, लेकिन तभी उसके ऊपर काफी सारे सोर्स से अटैक हो जाता है। और यहाँ पे जो ये लोग आए थे, ये वो लोग नहीं थे जो उस सेवन गोड्स फ्लोवर को पाने के लिए लड़ाई कर रहे थे, बल्कि ये वो लोग थे जो की डार्क विंड मर्सनरी ग्रुप से आए हैं स्पेशली ये यू को मारने के लिए। ये इन लोगों के साथ काफी देर तक बचते बचाते फाइट कर रहा था। अब क्योंकि वे लोग ग्रुप में थे, इस वजह से येयू को थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, क्योंकि बैक टू बैक एक एक करके वे सभी उसके ऊपर अटैक करते, लेकिन येयू भी फिर संभल के काफी ज्यादा दूर आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वे लोग आए थे जो अभी येयू के ऊपर अटैक कर रहे थे, उन्होंने अटैक करना बंद कर दिया था और वे येयू के सामने आ जाते हैं। ये उनसे पूछ रहा था कि तुम लोग कौन हो, तो ये सभी बोलने लगते हैं कि हम लोग घोस्ट हैं जो कि हेल से तुम्हारी जान लेने के लिए आए हैं। फिर बोलने लगते हैं कि तुम्हारे बचकर जाने का सारे रास्ते बंद है, आज तुम हमसे नहीं बचोगे क्योंकि आज तक हमसे कोई भी नहीं बचा। और वे येयू को एक फॉर्मेशन में ट्रैप करने लगते हैं। ये भी उस मुश्किल भरी फॉर्मेशन को देख के बोल रहा था कि मुझे इसको तोड़ने का कोई ब्रेक थ्रू चाहिए। और उसने ये तो देख लिया था कि ये लोग ब्लैक विंड ग्रुप से मर्सनरी लोग थे, तो फिर वो पूछता है कि तुम लोगों को किसने हायर किया मुझे मारने के लिए। तो एक लड़की उसके पास आके बोलती है कि तुम्हें क्यों इतना जानने की जरूरत है जब तुम मरने वाले हो। फिर उसे बोल रही थी वैसे तो मैं तुम्हें मारना नहीं चाह रही तुम्हारा इतना हैंडसम चेहरा देख के, बट क्या करे पर्सनल लाइफ और काम को चलो दूर रखते हैं। तभी उस लड़की के साथ ही बोलने लगते हैं अपनी बकवास बंद करके इसे मार क्यों नहीं देती, अगर तुम ऐसे ही बात करती रहोगी तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी हमें इस दाढ़ी वाले बंदे को दिखाते हुए बोल रहा था कि अगर ये लड़की नहीं करी तो चलो मैं ही कर देता हूँ, और उसका वेपन घुमाने लगा था। अब उन्हें आपस में ही ऐसे बकवास करते देख ये यूं हंसने लग जाता है। वो बोल रहा था कि तुम्हारे लोगों का तो कुछ भी बस का नहीं है, मुझे मारने के लिए तो कई सारे लोग आए और वे सारे मारे गए। तो वही दाढ़ी वाला बंदा बोल रहा था ये इम्पॉसिबल है, तुम तो बस अपने देख रहे हो, हमने एक बार किसी को इस फॉर्मेशन में फंसा लिया वो आज तक बच के नहीं जा सका। तो यही बोल रहा था क्या तुम मेरे साथ बैट करोगे, तो वो बताता है बैट कैसी बैट, जिसपे वो ये यूं बोल रहा था कि तुम्हारे इस साथी को देखो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे मरने से पहले ये मरेगा। अब उसकी ये बात सुन के तो उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो तो ये के ऊपर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी एक ब्लास्ट हो जाता है। वो काफी बड़े बड़े पत्थर इनके ऊपर आके गिरे थे और हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे वहीं डीमन क्रोकोडाइल आ रहा था। डीमन क्रोकोडाइल आते साथ जोर से चिल्लाता है और तभी हम लुओई को भी देखते हैं, वो भी उस क्रोकोडाइल की आवाज सुन के इसी डायरेक्शन में आने लगती है। और इधर डीमन क्रोकोडाइल को खुद की तरफ आता देखकर वो आदमी जिसके ये ही उससे पहले मरने की बात कर रहा था उसके ऊपर डीमन क्रोकोडाइल उसका पैर रख के उसे कुचल के मार देता है और फिर सीधा येयू के ऊपर आके अटैक कर रहा था। ऐसा होते ही येयू तो उस फॉर्मेशन से आजाद हो जाता है। येयू बोल रहा था मैं जानता हूँ कि तुम इस सेवन गॉड्स फ्लोर को लेने आए हो, लेकिन जो चीज एक बार मेरे हाथ में आ गई वो मेरे हाथ से लेना नामुमकिन है। जो मर्सनरी ग्रुप के लोग थे वे भी येयू को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो क्रोकोडाइल इनके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम कर रहा था क्योंकि वो भी तो येयू को टारगेट कर रहा था। इस वजह से वे लोग साइड में आ जाते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनका एक साथी तो फिनिश हो चुका है। इस वजह से इनको काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अभी ये लोग सिर्फ 4 बचे हैं। वो लड़की बोल रही थी अगर तुम लोग बकवास नहीं करते तो अब तक मैंने उसे मार दिया होता, जिसपे वही दाढ़ी वाला बंदा बोल रहा था मैंने बकवास थोड़ी करी थी, मैंने तो उससे शर्त लगाई थी तो मैं हार गया, अभी बहस करके कोई फायदा नहीं है, चलो हम उसे मारते हैं। और फिर येयू का पीछा करने के लिए उसकी डायरेक्शन में चले जाते हैं, जबकि उसकी तो शामत आई पड़ी थी क्योंकि डेमन क्रोकोडाइल उसका पीछा थोड़ी नहीं रहा था और वो काफी जोर जोर के अटैक करके येयू के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन रहा था। वो तो उसे एक पेड़ से ही चिपका देता है। इधर हमें मर्सनरी ग्रुप के लोगों को भी दिखाते हैं, वे भी येयू के ऊपर इसी पोजीशन में अटैक करने लगते हैं। तो येयू भी उसके अटैक्स करके खुद की जान बचाता है, लेकिन उस दाढ़ी वाले बंदे का जो हैमर था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। इस वजह से येयू तुरंत ही भागना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसके सामने फिर से डेमन क्रोकोडाइल आ जाता है जो उसे खाने की कोशिश कर रहा था। तो वो जो अटैक था उस दाढ़ी वाले बंदे का सीधा क्रोकोडाइल को लग जाता है, तो वो गुस्सा होकर उस दाढ़ी वाले बंदे के पीछे चला जाता है। जबकि मर्सनरी ग्रुप के लोग भी तुरंत ही उनकी डायरेक्शन चेंज करने लगते हैं। वो दाढ़ी वाला बंदा बोल रहा था अगर हमने अभी इसे जल्दी से नहीं मारा तो ये बच के भाग जाएगा और हमारा मिशन भी फेल हो सकता है, अभी जैसे तैसे हमें इसे जल्दी से मारना होगा। तो वो लड़की जो थी वो उड़ करके येयू के पीछे पड़ जाती है और उसे लात मारती है, तो येयू को भी उससे फाइट करनी पड़ती है। इधर येयू सोचा था मैं एक साथ कई दो को नहीं संभाल सकता, इसलिए वो जो सेवन गॉड्स फ्लोर था उसे लड़की की तरफ फेंक देता है। अब ऐसा करते लड़की तो उस फ्लोर को पकड़ लेती है, लेकिन वो भूल गई थी कि वो क्रोकोडाइल अभी भी इनके पीछे पड़ा था और वो लड़की के पीछे आकर उसका मुंह खोल देता है। वो क्रोकोडाइल उसे खाने वाला था ही कि दाढ़ी वाला बंदा अटैक करके क्रोकोडाइल की डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो लड़की बच जाती है और ये फिर से उसका फ्लोर उठा के भागने लगता है। लेकिन जो बाकी दो मर्सनरी के ग्रुप के लोग थे वे अभी
उसके पीछे पड़ गए थे। अभी इनकी तो अपनी फाइट चली रही थी कि तभी हम लिन लाओ और जाओ वुहन को देखते हैं। वे भी येयू को ही ढूंढ रहे थे। अभी उन्होंने येयू को देख लिया था तो वे भी उन मर्सनरी ग्रुप के लोगों के साथ मिलकर येयू के साथ फाइट करने लगते हैं। लिन लाओ येयू के ऊपर अटैक करता है जिससे उसका बैलेंस लूज हो जाता है। लिन लाओ दोबारा येयू को संभलने का मौका नहीं देता और फिर से अटैक कर देता है जिससे जो येयू था वो लुढ़कता जो घाटी का किनारा था उसके कोने पे आ जाता है। इतनी देर में जो मर्सनरी ग्रुप के लोग थे वे भी येयू को जान से मारने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं। तो येयू उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से सीधा नीचे खाई की तरफ गिरने लगता है। लुओई भी साइड से चिपके येयू को नीचे गिरता देख रही थी और उसकी मदद के लिए वो भी कूद जाती है। और यहाँ पे अपना जो सीन था वो काफी स्लो मोशन में चल रहा है जहाँ येयू नीचे देख रहा था और वो लुओई को भी देख रहा था और लुओई तुरंत ही उसके पास आके उसके गले लग जाती है और फिर उसकी पावर से उसे बचा ही लेगी। जबकि ऊपर से लिन लाओ और मर्सनरी ग्रुप आमने सामने हो जाता है। मर्सनरी ग्रुप का एक बंदा पूछ रहा था कि तुम कौन हो, तुमने उस पर अटैक क्यों किया। इधर उनकी बात सुन के जो जाओ वुहन था वो अजीबोगरीब एक्ट करने लगता है। वो बोल रहा था इन मर्सनरी ग्रुप के लोगों को कि हम लोग कोऑपरेट क्यों नहीं करते उस लड़के को मारने के लिए। लेकिन ये जो मिडिल में बंदा था वो बोल रहा था तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी हरकतें तो बहुत अजीब है, चलो साथी। और फिर लोग तुरंत ही चले जाते हैं। उनकी बातें सुन के जाओ वुहन भी उनको कोसने लगा था लेकिन फिर लिन लाओ उसको रोक के बोलता है इन्हें जाने दो, तुम्हें इन अससासिन्स को और परेशान नहीं करना चाहिए। तो जाओ वुहन बोलता है ठीक है लेकिन उस 7 गोर्स फ्लोर का क्या। जिस पे लिन लाओ बोलता है ठीक है हम लोग ओनली बीस्ट फॉरेस्ट के बाहर इंतजार करेंगे और जब वे लोग जाएंगे तब हम उन्हें मार के ले लेंगे। इसके बाद अभी सीन चेंज होके ये यू के ऊपर आ जाता है जिसको लुओई ने बचा लिया था। उसे होश आने के बाद वो लुओई को देख रहा था जो साइड में ही बैठी थी, जो कि उसकी आवाज सुन तुरंत उसके पास आ जाती है और पूछने लगती है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो। लेकिन उसकी हालत ज्यादा ठीक थी नहीं तो लुओई उसकी पावर से उसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। ये बोलने लगता है कि मुझे तो लगा था मैं मरने वाला हूँ, इस बात तो तुमने मुझे बता लिया लेकिन आगे से मुझे कुछ इमरजेंसी के लिए रखना होगा। लुओई जो काफी ज्यादा कंसर्न हो गई थी वो बोल रही थी लेकिन तुम इतने रिस्क लेते क्यों, मुझे प्रॉमिस करो आगे से तुम ऐसा कुछ की जान दाव पे नहीं लगाओगे। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी ज्यादा वरीड हो गई थी। अब बेचारा यही क्या बोलता है, वो बोलता है मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतना वरीड होना पड़ा, आगे से मैं ऐसे वैसे फालतू की हरकतें नहीं करूंगा। वैसे थोड़ा सा फ्लर्टिंग होने की कोशिश करता है जिससे लुओई थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। तो बेचारा यूनफी सोच रहा था पास्ट लाइफ में मैंने सच में किसी लड़की से कन्फेस नहीं किया, अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, ये कितना शर्मनाक है। वो निराश हो रहा था कि तब उसके पास एक फायरफ्लाई आ जाती है और हमें दिखाया जाता है कि इस इन्वायरमेंट में काफी सारी फायरफ्लाइज थी। ये एक फ्लोवर्स की वैली है जहाँ पे काफी सारी फायरफ्लाइज थी और ये सब आपस में मिलकर इस इन्वायरमेंट को और भी ज्यादा रोमांटिक और ब्यूटीफुल बना रही थी। लुओई को इतना खुश देखकर ये को भी एक आइडिया आता है और वो तुरंत उसका हाथ पकड़ के भागते भागते उसे फ्लोवर्स के बीच में ले आता है जहाँ पे जो नजारा था और भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। इन्हें तो यह नजारा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और ये बोलने लगता है लुओई वैसे तो ये जगह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है लेकिन इसमें मुझे सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल तुम लग रही हो। चाहे फ्यूचर में कोई भी डिफिकल्टी या परेशानी क्यों ना हो, मैं ये स्वेयर करता हूँ कि मैं हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। लुओई भी उसकी बातें सुन के हैरान हो रही थी कि इतनी देर में ये उसके गले लग जाता है। लुओई भी काफी ज्यादा हैरान परेशान खुश होते हुए उसके गले लग जाती है और हमें यहाँ पे एक रोमांटिक थोड़ा सा इन्वायरमेंट देखने को मिलता है जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि इनका पूरा रोमांटिक मूड खत्म हो चुका है और ये उन्हें कपड़े उतार लिए हैं। उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा इंजरीज हैं, ऐसा लग रहा है कि उसने कोई लड़ाई लड़ी है अभी। और दूसरी तरफ लुओई खड़ी थी जो हल्की आवाज में बोले जा रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं भी एक पल के लिए कहाँ खो गई थी, इतनी देर में ये उसके पीछे आ जाता है और वो बोल रहा था तुम अपने आप से क्या बात करे जा रही हो, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, ये पहली बार है इसलिए बहुत ज्यादा दर्द होगा लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब उसकी बात सुन के तो लुओई काफी ज्यादा डर जाती है और उसे जोर के खींच के थप्पड़ मार देती है और वो थप्पड़ लगते ही ये सीधा उड़ता एक बड़े से बर्तन में जा गिराता है। ये देखे तो लुओई काफी ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत ये को उस बर्तन से निकालने के लिए आई थी और इधर जो ये था वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, वो बोल रहा था बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लुओई बचाओ मुझे। लुओई भी उसका हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन तभी ये बोल रहा था कोई बात नहीं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना दर्द तो कुछ भी नहीं है, ओनली डीमन बॉडी टेम्परिंग मेथड काफी ज्यादा अजीब है। लुओई तुम मुझे थोड़े दिनों के लिए प्रोटेक्ट करना ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। तो लुओई भी बोलती है चिंता मत कर, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो करके जोमू और जाओयू पे आ जाता है जो कि येयू को ही ढूंढ रहे थे और वो तो उन्हें मिल ही नहीं रहा था क्योंकि वो तो कहीं और बिजी है। लेकिन इन डार्क विंड मशीनरी
मर्सनरी ग्रुप के लोगों ने इन दोनों को ढूंढ लिया था और येयू का नाम चलाते हुए लोग सोचने लगते हैं कि लगता है कि ये भी उन्हीं के साथ है। हम लोग उस येयू को मारने में तो नाकामयाब रहे, चलो इन दोनों को पकड़ लेते हैं। और उनमें से एक बंदा इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और याओ को बचाने के लिए जोमू तुरंत सामने आ जाता है, जिससे वो अटैक उसे लगता है वो भी नीचे गिर गया था। एक ही अटैक में उसकी हालत हो जाती है। वो खड़ा होकर बोल रहा था कि तुम लोग कौन हो। वो पूछ रहा था कि तुम लोग कौन हो, लेकिन ये बंदा बोल रहा था तुम्हें जानने की क्या जरूरत है, और दोबारा से जोमू को आके पकड़ लेता है। दूसरी तरफ उस लड़के को पकड़ने के लिए दूसरा बंदा अटैक कर देता है, लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बैक टू बैक साइड से अटैक्स होते हैं जो कि इन डार्क विंड मर्सनरी ग्रुप के लोगों को पिछड़ने में मजबूर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये यू आ चुकी है। वो जोमू और चाव्यू को बचा लेते हैं, उनसे पूछती थी कि क्या तुम लोग अभी भी फाइट कर सकते हो, तो वे लोग भी उनके वेपन्स निकाल लेते हैं। ये जो बोल रही थी कि हमें इन लोगों को हमें पकड़ने नहीं देना है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज हो करके उसी फ्लोर वैली में आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये लोअर पेटल से पानी इकट्ठा करके छोटी छोटी शीशियों में भर रही थी। जिसके बाद वो येयू के पास आ जाती है, जो कि उस बॉडी टेम्परिंग मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था, जिसमें उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे डार्क विंड मर्सनरी ग्रुप के लोग भी आ जाते हैं और लोई ये देख लेती है। वह इस बटन पे अटैक कर पाते उससे पहले ही लोई उन्हें दूर धकेल देती है। दाढ़ी वाला बंदा पीछे से बोलने लगता है इस लड़के के पास ब्यूटीज की कोई कमी नहीं है, तभी तो सेगुई से तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं था, देखो तो इसने यहाँ पे कपड़े भी उतार रखे हैं। तभी हम लोग लुई को देखते हैं, वो भी येयू और इन लोगों के बीच में आके उन्हें बोलने लगती है कि मैं तुम्हें येयू को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करने दूंगी। अब लुई की कौन सुनने वाला था, क्योंकि ये लोग तो येयू को मारने के लिए आए थे, इसलिए इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वो दाढ़ी वाला बंदा उस बर्तन के ऊपर अटैक करने लगता है। लुई दो से तो एक साथ फाइट नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो इस लड़की से फाइट करना रोक के तुरंत इस दाढ़ी वाले बंदे को रोकने लगती है। इसी वजह से उसके अटैक को रोकने में वो काफी ज्यादा इंजर हो जाती है। तभी वो लड़की उड़ के लुई के ऊपर अटैक करती है, वो दाढ़ी वाला बंदा भी साइड से अटैक कर देता है। अब उन दोनों के इस कंबाइंड अटैक से लुई काफी ज्यादा इंजर हो जाती है और सीधा ही येयू के बर्तन से आके लगती है। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, उसके अंदर शायद अगला अटैक रोकने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी हम उसकी आंखों में देखते हैं कि उस दाढ़ी वाले बंदे का वो बड़ा सा अटैक आ रहा था, बट तभी येयू उसके जो बर्तन था उसको फाड़ के सीधा चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जैसे मर्सनरी ग्रुप के लोग तो काफी दूर चले जाते हैं। फिर हम येयू को देखते हैं जो लुई को उठाए हुए था, काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा था, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम हर्ट हुई, मेरा प्रोमिस इतनी जल्दी टूट गया। फिर उसे साइड में रख के बोल रहा था, बस मेरा इंतजार करो, इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और मुड़ के इन मर्सनरी ग्रुप के लोगों को बोल रहा था, मेरी वुमेन को टच करने की हिम्मत कैसे हुई, अब तो तुम्हें हेल में भी जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ये दोनों मर्सनरी ग्रुप के लोग फिर येयू के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी का भी वेपन येयू को टच तक नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी बॉडी भी शायद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और ऐसा होते साथ ही ये लोग समझ आते हैं कि येयू को मारना इम्पॉसिबल है, इसलिए ये लोग पीछे की तरफ भागते हैं। लेकिन ये उन्हें भागने जाने देने वाला था नहीं और वो सोल अटैक कर देता है, जिससे बिजली की तेजी से एक पावर इन दोनों को बिल्कुल जान से मार देती है। येयू फिर से लुई के पास आ जाता है और उसे देख रहा था कि कहीं वो हर्ट तो नहीं है, बट वो काफी हद तक ठीक ही है। लेकिन फिर भी यही बोलने जा रहा था कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें हर्ट होना पड़ा। लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये लोग तो 5 थे, एक पहले मारा गया था, 2 अब आए थे, 2 कहाँ पे हैं। फिर उसे उसके साथियों की याद आती है कि उनकी जान कहीं खतरे में ना हो। जिसके बाद हमारा भी सीन ये के साथियों पे आ जाता है, जहाँ पे इन लोगों ने काफी खतरनाक लड़ाई लड़ी होगी और ये लोग अभी जान बचा के भाग रहे थे। लेकिन ये मर्सनरी ग्रुप के लोग अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। एक छोटी हाइट वाला बंदा बोल रहा था कि इन लड़कियों के साथ खेलते खेलते तो अब मैं बोर हो गया हूँ, तो ना हम इसे हमारे लीडर्स के लिए ले चले। तो बड़ा वाला बोलता है, बिल्कुल सही कहा, चलो ऐसा ही करते हैं। और वो येयू की तरफ बढ़ते हुए अटैक कर देता है, लेकिन उसका अटैक उसे लग पाता उससे पहले ही येयू यहाँ पे पहुंच चुका है। अब येयू को यहाँ पे देख के वो छोटा बंदा समझ जाता है कि उसके बाकी 2 साथी मारे गए और वो भी येयू के ऊपर अटैक करता है उसके वेपन से, लेकिन उसके वेपन से भी येयू को कुछ नहीं होता, तो वो तुरंत ही दूर आ जाता है। ये दोनों बंदे समझ गए थे कि इन्हें भागना होगा और ऐसा ही करते हैं। ये तो उनके पीछे जाने की सोचता है, लेकिन वो रुक जाता है और तुरंत ही उसके साथियों के पास आ जाता है। येयू के पास आके वो बोल रहा था, सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथियों को बचाने के लिए। येयू तो बोल रही थी, नहीं नहीं मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन जिस पे येयू बोलता है, नहीं नहीं सिस्टर आप हमेशा ही ऐसा बोलती हैं, आपको मेरे साथ इतना पोलाइट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे फादर के बाद मैं आपको ही अपनी फैमिली का हिस्सा समझता हूँ। तभी जाव्यू भी येयू के पास आके बोलती है, हाँ सिस्टर हम एक फैमिली है, आपने हमारी जान बचाई है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लग जाते हैं। अब ये लोग जा रहे थे, तभी इनके पीछे
के लिन लाओ और जाओ वुहेन अपीयर होते हैं। लिन लाओ बोलने लगता है कि ये लड़का वाकई में अमेजिंग है, इतने कम टाइम में इतनी पावरफुल बॉडी टेक्निक को प्रैक्टिस कर लिया। यंग मास्टर, अगर हम इसे ऐसे ही मार देंगे तो हमारा काफी बड़ा लॉस होगा। जिस पे जाओ वुहेन बोलता है सही कहा तुमने, इसीलिए मैंने युआन यू सिटी में किसी को इसकी ये फैमिली को खत्म करने के लिए पहले ही भेज दिया है। जिसके बाद सीन चेंज होके ये यू के ऊपर आ जाता है जो कि उसकी फैमिली में वापस आ गया था, जहाँ पे मेन गेट पर ही वे लोग जाओ चू से मिलते हैं। जाओ चू भी ये यू को देख के उसके पास आके बोल रही थी कि तुम फाइनली आ गए। तो ये यू बोल रहा था कि क्यों, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो, क्या तुम्हारी बीमारी फिर से तुम्हें अटैक कर रही है। तो वो बोलती है नहीं, कुछ और बात है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए प्लीज यंग मास्टर। और उसके ऐसा बोलते ही दोस्तों ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।